देखिए, प्रशिक्षण के सिद्धांत, ये हमारा आज का टॉपिक है और हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, प्रशिक्षण हमने क्या है कि पढ़ लिया, इसके लाभ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रशिक्षण में हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वही प्रशिक्षण के सिद्धांत है। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, प्रेरणा का मतलब होता है जब आप किसी भी व्यक्ति को, जो आपका कर्मचारी है, अगर आप उसे प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण के अंतर्गत आप उसे प्रेरित भी करते हैं, इंस्पायर करते हैं। प्रेरित करना प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि हर कर्मचारी की कुछ अभिलाषाएं हैं, ठीक है। उसकी जो अभिलाषाएं हैं, जैसे कि एक तो वो धन कमाना चाहता है ना। दूसरा, वो प्रमोशन चाहता है। प्रमोशन के अलावा वो ये भी चाहता है कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा हो। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि लोग रिकॉग्नाइज करें, आपका मान सम्मान हो। ये पाने के लिए हर व्यक्ति, वो कर्मचारी हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं उत्सुक रहता है। कर्मचारी है तो भी उत्सुक रहता है। प्रशिक्षण के माध्यम से वह अपनी इन्हीं अभिलाषाओं को पूरा करना सरल करता है। हम उसे बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा कमाएं, अगर आप जल्दी प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्क प्लेस पे प्रशंसा मिले, तो आपको ट्रेनिंग के जरिए अपना काम सीखना होगा, अच्छे तरीके से करना सीखना होगा, बेस्ट तरीके से करना सीखना होगा। जब हम उसे ये कारण दे देते हैं, हम उसे प्रेरित कर देते हैं सीखने के लिए, तो प्रशिक्षण सफल हो सकता है। तो पहला सिद्धांत क्या है प्रशिक्षण का? प्रेरणा का सिद्धांत। ये बात सभी को समझ में आई? यस सर। यस दूसरा सर। इसमें सिद्धांत आता है बच्चों, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या है? प्रशिक्षण में कोई एक डिमॉन्स्ट्रेटर होता है, यानी कि प्रशिक्षक होगा, ट्रेनर। वो डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करके बताएगा कि इस कार्य को ऐसे करेंगे। तो ये व्यवहारिक पक्ष है उसका। उससे पहले वो कुछ थ्योरी के नियम बताएगा, डूज और डोंट्स बताएगा। हो सकता है कि कुछ नोट्स भी लिखे हैं कि ये ऐसे करना है, इसका ये फार्मूला है। इस तरह से वो कुछ थ्योरी बताएगा पहले, मतलब एक लेक्चर होगा आधा घंटे का, 1 घंटे का। फिर वो उसी काम को करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। दोनों प्रकार का वह डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको बता देगा, नोट्स दे देगा रिटन के, और फिर करके भी दिखा देगा कि ये सवाल ऐसे करते हैं। उसके बाद में जो कर्मचारी है, अगर वो चाहता है कि वो शिक्षण में सफल हो जाए, तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा, जम करके खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसे, कर्मचारी को प्रैक्टिस करने का पर्याप्त मौका भी दिया जाना चाहिए। ये ट्रेनर की जिम्मेदारी है। यानी कि अभ्यास का एक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है प्रशिक्षण का। आपने थ्योरी में या प्रैक्टिकल में जो कुछ भी उसे सिखाया, आप बतौर ट्रेनर उसे उसका अभ्यास करने का अवसर दीजिए। तभी प्रशिक्षण वह व्यक्ति अच्छे से आत्मसात कर पाएगा, यानी कि सीख पाएगा। दोनों पॉइंट में कोई समस्या? नो सर। तीसरा है प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धांत। प्रगति प्रतिवेदन को बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रगति माने प्रोग्रेस, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को प्रशिक्षण की पूरी सूचना दे जानी चाहिए। यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ने प्रशिक्षण काल में क्या क्या सीखा, यानी कि उसने जो जो सीखा है, प्रशिक्षक क्या मानता है। एक तो ये है कि उस व्यक्ति ने क्या क्या सीखा है, वो उसे पता है कि हमने क्या सीखा, लेकिन प्रशिक्षक की नजरों में प्रशिक्षण लेने वाले ने, प्रशिक्षण लेने वाले को ट्रेनी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में एक शब्द आता है प्रशिक्षु। यानी ड़ा हटा दीजिए और क्षा में छुटाऊ की मात्रा लगा दीजिए। प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी। ट्रेनी जो है उसने क्या सीखा, उसका एक कार्ड बनेगा। उस कार्ड पे लिखा जाएगा कि इस प्रशिक्षण के दौरान आपने ये कार्य सीखे। तो एक रिपोर्ट बनेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो उसमें सारा ब्यौरा होगा कि इसमें इसने क्या क्या सीखा और कौन कौन सा काम सीखने में इसको क्या क्या कठिनाई अगर कोई आ रही है तो क्या क्या आ रहा है। जैसे मान लिया हम किसी को गाना सिखा रहे हैं,
तो गाने में अगर किसी को ता और टा में अंतर करना नहीं आता, सा और शा में करना अंतर नहीं आता, जा और जा में अंतर करना नहीं आता, तो हम बताएंगे कि इसमें उच्चारण की ये समस्याएं हैं, इसीलिए गायन में ये प्रॉब्लम, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट। हर ट्रेनिंग में यही प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें देनी होती है। चौथा पॉइंट है, ये तीसरा है प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। चौथा है पूर्ण बनाम आंशिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। पूर्ण बनाम आंशिक प्रशिक्षण यानी कि या तो आप प्रशिक्षण पूरा देंगे या आप जो है पार्ट टाइम प्रशिक्षण ले और दे रहे हैं। कर्मचारियों को संपूर्ण कार्य का प्रशिक्षण दे दिया जाए, या उन्हें जो कोई प्रॉब्लमेटिक या ज्यादा जो प्रॉब्लम करने वाला हिस्सा हो सकता है उस पूरे काम का, हम उन्हें केवल वो काम सिखाते हैं। ठीक है, जैसे खाना हम पूरा बनाते हैं, मैं बार बार किचन का उदाहरण इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आपको कुछ भी खाना बनाना ना आता हो, फिर भी बॉयज से ज्यादा बनाना आता हो, आपको खाना बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, फिर भी आपको बॉयज से ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर कोई पुरुष एक दावा करता है कि हमें खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है और कोई महिला ये दावा करती है कि हमें खाना बनाना नहीं आता, तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेन और वुमेन का जो डिफरेंस है, नेचुरली जो डिफरेंस है, उसमें ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि पुरुष जो ये दावा करता है हमें बहुत अच्छा बनाना आता है और महिला जो कहती है हमें खाना ठीक ठाक आता है बनाना, तो महिला उस बहुत अच्छा बनाने वाले खाना बनाने वाले पुरुष से ज्यादा अच्छा खाना बनाती होगी। जनरली ऐसा जनरल परसेप्शन है। तो मैं किचन का उदाहरण इसलिए ले लेता हूँ कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किचन से जुड़े जरूर है, और किचन एक ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ सुना सुनाया नहीं है, आप प्रतिदिन अपने घर में देखते हैं। तो मैंने आपसे इसमें बताया है कि अगर खाना बना रहे हैं तो मान लिया दाल चावल सब्जी सब कुछ बन रही है, चावल इजी है बनाना नहीं सिखाया गया, दाल भी डेली बनती है नहीं सिखाया गया, सब्जी कोई नई थी तो मम्मी ने कहा सब्जी बनाना चलो सिखा देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आंशिक प्रशिक्षण होता है। ऐसे ही जो भी काम आपको करना होता है उसमें से कठिन कामों को सिखा दिया जाए, उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो उसे आंशिक यानी कि उसका एक हिस्सा सिखा दिया जाए। समझ में आई बात? तो इस बात का निर्णय संस्था के साधन कितने हैं। अगर संपूर्ण साधन है तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर साधन सीमित है तो हम कर्मचारियों को अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग ट्रेनिंग देंगे उन कामों की जो उन्हें नहीं आता है। ठीक, कार्य की प्रगति क्या है, अगर कर्मचारी की हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है और उसमें पता चला कि उसका उच्चारण ठीक नहीं है, तो हम उसे जहाँ पे भी उच्चारण की ट्रेनिंग चल रही वहां भेजेंगे। उसको हम सब कुछ नहीं सिखाएंगे जो उसे आता है ऑलरेडी, वो उसे हो सकता है न सिखाया जाए। तो ये कार्य की प्रगति के आधार पर होगा, कर्मचारी की योग्यता के आधार पर होगा, डिपेंड करेगा कि हम उन्हें पूरा प्रशिक्षण देंगे या आंशिक देंगे। मुझे लग रहा है ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, इस दौरान जो मैं बच्चों बोल रहा हूँ शब्दों का उच्चारण क्या ठीक ठीक मेरा है या मुझे भी प्रशिक्षण यस सर। चाहिए? अभी ठीक है, समझ में आ रहा सर है? सही है। यस सर। अच्छा, पांचवा है पुनः परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये परिवर्तन का मतलब होता है बनाना, ठीक है, फिर से निर्माण करना। तो पुनः परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि दोबारा बनाने का सिद्धांत। तो क्या बनाएंगे दोबारा? देखिए, शिक्षण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए जिस उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया था, हम देखते हैं कि शिक्षण अवधि समाप्त हो गई, तो क्या प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? जैसे वेतन में बढ़ाने की बात थी तो वेतन वृद्धि की जानी चाहिए, पदोन्नति की बात थी तो पदोन्नति की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है पुनः प्रवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि जिस उद्देश्य से प्रशिक्षण शुरू किया गया था वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो प्रशिक्षण दोबारा कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रशिक्षण सिर्फ कराने के लिए नहीं कराया, हमने प्रशिक्षण इसलिए कराया क्योंकि हमारे कर्मचारियों को कुछ समस्याएं थी, हम उसका निदान कर सके। कुछ कमियां थी उनकी योग्यताओं की, उनकी कुशलताओं की, उनके नॉलेज की, हम उन कमियों को दूर कर सके। एक और छठा है व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण देते समय जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों और योग्यताओं का आपको अपने दिमाग में कठोर प्रशिक्षक पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक गुणों का ध्यान नहीं रखा तो आपका प्रशिक्षण व्यर्थ जाएगा।
जब आपकी लाइव क्लास में मैं बार बार कैमरा ऑन करने को बोलता हूँ, माइक ऑन करने को बोलता हूँ, तो दरअसल इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको यहाँ पर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना भी प्रशिक्षण और शिक्षण में एक बारीक अंतर है बच्चों। शिक्षण और प्रशिक्षण दो शब्द है ना। हम लोग इसमें प्रशिक्षण पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण के सिद्धांतों में हमने क्या पढ़ा, जो प्रशिक्षु है, ट्रेनी है, जो उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों को भी हम समझे, उसकी योग्यताओं को भी समझे, तभी हम उसे अच्छे से सिखा पाएंगे। तो अब इस समय लाइव क्लास चल रही है, मैंने कैमरा ऑन करने के लिए जब बहुत कहा, तो मुझे पता चला कि श्रुति को प्रॉब्लम है पैर में फ्रैक्चर, अदरवाइज मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अब मान लिया पैर में बहुत ज्यादा अगर दर्द हो रहा हो उस समय, तो श्रुति क्या सुनेगी, क्लास तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन अगर पैर में बहुत दर्द हो रहा होगा तो सुन तो रही होगी, लेकिन सीख नहीं पाएगी। और मुझे मानना होगा कि श्रुति ने सब सीख लिया, क्योंकि श्रुति तो लाइव क्लास अटेंड कर रही थी, है ना। तो इसीलिए जो प्रशिक्षक होता है उसको प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी की हर बात पता होनी चाहिए। और इसीलिए जो आपके इनपुट होते हैं वो है कैमरा और माइक, इन्हें हमेशा ऑन रखिए, ताकि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी पता चले। आपकी आसपास की परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं पता लगे, पीछे आपके युद्ध चल रहा है, दो बच्चे आपस में भिड़ गए हैं, तो आप उस समय पढ़ नहीं पाएंगे, आप भी उस समय वही देखेंगे। दिव्या वाजपेयी के पीछे कुछ ऐसी स्थिति है लगता है ना, लेकिन फिर भी वो लड़ रही है इस पूरे माहौल से, और मुझे लगता है कि जीत नो भी सर, जाएगी। नहीं है सर? अच्छा, नो सर। अभी पीछे आपका भाई शायद एक दो बार आपको डिस्टर्ब करने के अभियान में प्रयासरत था, ऐसा सर दिख उसी रहा को मना कर रहे थे। है। हाँ, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इसमें डरिए मत, कैमरा ऑन रखिए, नो प्रॉब्लम। भाई आपका है, कोई ऐसा प्रतिबंधित व्यक्ति नहीं है कि अगर कैमरे के सामने आ गया तो कैमरा कोई जो है ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आ जाने दीजिए, अगर आ ही रहा है, आना चाहे तो साथ में बिठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो आपने प्रशिक्षण के जो सिद्धांत जाने उसमें ये भी जान लिया कि हमें प्रशिक्षु की सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए प्लीज समझिए इस चीज को, कैमरा जरूर ऑन रखा करें ताकि आपको चीजें समझ में आए। इससे ज्यादा मैं आपको इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये जो 6 सिद्धांत है प्रशिक्षण के आपने पढ़ लिए, मैंने एक पॉइंट अभी छोड़ दिया है, शिक्षण में और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है। आप में से अगर कोई कहीं से पता कर सके तो कल मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। प्रशिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेथड्स, मैंने कल थोड़ा बहुत बताया था कि दो तरह के प्रशिक्षण होते हैं, एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वो जो तरीके हैं उनमें से हम यहाँ पे 5 तरीके सुन रहे हैं। पहला तरीका इन्होंने बोल दिया है कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक, अब इसे हम सुन लेते हैं जरा। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों का जहां पर भी प्लेसमेंट हुआ है, यानी जहां नियुक्ति मिली है उसी स्थान पर कर्मचारी काम करेंगे। भाई जहां नियुक्ति मिली वहीं तो काम करोगे, तो उसी स्थान पर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर दी है। ठीक, कार्य पर प्रशिक्षण देने का यानी कि प्रशिक्षण वही होगा जहां वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर ही प्रशिक्षण होगा, नाम ही कार्य पर प्रशिक्षण, तो ये तो क्लियर ही है। अब कार्य पर प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम समय में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सके। प्रशिक्षार्थी जो कार्य पर ही अगर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो कार्य पर जो भी काम करते हुए सीखता है उसको वो अप्लाई भी करता है, अप्लाई करता है मतलब उसको प्रयोग में लाता है, उसका अभ्यास करता है। तो धीरे धीरे काम रियल लाइफ सिचुएशन में चूंकि वो अभ्यास करता है, वो कोई डेमो नहीं कर रहा होता है, कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर रहा होता है, वो रियल एग्जाम दे रहा होता है। यानी कि अगर वो बैंक का कर्मचारी है और उसके मैनेजर ने उसे बताया कि जब कोई आएगा पैसा जमा करना चाहेगा तो कंप्यूटर में ये सेक्शन ऑन करेंगे, ये टाइप करेंगे, पैसा ऐसे मशीन में लगाएंगे, काउंट करेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे। अब अगले ही क्षण वो बैठा है कंप्यूटर पे, कोई आया तो उस समय जो मैनेजर ने नहीं बताया था वह भी उसके सामने आएगा, वह भी डील करना पड़ेगा। और अगले दिन सुबह के प्रशिक्षण में वो पूछेगा कि सर आपने कल ये नहीं बताया था, कल ये भी प्रॉब्लम आई थी।
तो मैनेजर बताएगा हाँ इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे। यानी कि काम की बारीकियों से भी वो परिचित होता चला जाता है। मगर ये बहुत अच्छी होने के बावजूद इसका एक दोष है कि कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह व्यक्ति काम करने के लिए बगैर ट्रेनिंग कंप्लीट किए पहुंच जा रहा है और वो ट्रेंड नहीं है, तो जो जमा करने के लिए आएगा पैसा उसे दिक्कत होगी, उसका समय खराब होगा। हो सकता है कि उसका अनुभव भी अच्छा ना रहे, क्योंकि वह कर्मचारी जब काम नहीं कर पाएगा तो इरिटेट होगा और इरिटेशन से वो उसके साथ अभद्र व्यवहार भी करता दिख सकता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में गिरावट आएगी। यानी कि जो उत्पादन में गिरावट दो तरह की होती है, एक तो मात्रात्मक गिरावट होती है और एक गुणात्मक गिरावट होती है। यानी कि उत्पादन की मात्रा एक तो कम हो पाएगी, उत्पादन कम हो पाएगा संख्या में, और दूसरा जो वस्तुएं बनेंगी उनकी गुणवत्ता भी, उनकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो अच्छाइयां बहुत है लेकिन बुराइयां भी बहुत है। बुराई एक ही है जो सारी अच्छाइयों पे कभी कभी भारी पड़ती है। तो ये अच्छा है या बुरा ये कहना ठीक नहीं है। अलग अलग कामों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अलग अलग कामों के लिए बहुत खराब हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन के लिए ये बहुत खराब है। प्रोडक्शन में बगैर फुल ट्रेनिंग दिए किसी को काम पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी ट्रेनिंग दिए बिना आपने उसे मशीन पर भेज दिया तो या तो मशीन को तोड़ देगा या खुद का हाथ पैर तोड़ लेगा। दोनों स्थितियां खराब है आपके लिए। मशीन टूटी तो भी आपका लॉस, उसका पैर टूटा तो भी आपका लॉस। ठीक है। हाँ, जैसे बैंक है, बैंक में कोई बहुत नुकसान नहीं है, सिवाय एक आध कर्मचारी को दिक्कत आएगी जिसको, तो ग्राहकों को थोड़ी सी असुविधा होगी, वो चिल्लाएंगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे। ग्राहकों का चिल्लाना ये बैंकों के लिए नॉर्मल है, तो वो बहुत ज्यादा इसकी टेंशन लेते हैं। वो बता देगा, मैनेजर आएगा कि सर आप प्लीज नाराज मत होइए, ये ट्रेनिंग एम्प्लॉई है इसलिए आपको असुविधा होगी, और ऐसा कह के वो हैंडल कर देगा। वो व्यक्ति भी समझ जाएगा कि हाँ चलो इट्स ओके। तो बैंकों में ये संभव है, तो बैंकों के लिए बेस्ट है, और फैक्ट्रीज के लिए ये बिल्कुल भी खराब हो जाएगा अगर इसका चयन करेंगे। ठीक। और भी अलग अलग जगहों के लिए उपयोगी होगी या नहीं, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी हम बात करते हैं सेकेंड विधि की, प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण। अब जब आपने कार्य पर प्रशिक्षण नहीं दिया तो आपने ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया। ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है, मैंने कल उदाहरण दिया था, आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए तो आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर जाना होगा। भारत में अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग सेंटर है। यूपी में, यूपी के आसपास में, मसूरी में, उत्तराखंड में ये सेंटर है। यूपी के आसपास के लोग वहां जाते हैं, वहां ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो प्रशिक्षण केंद्रों में क्या होगा, अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे। वहां पर ये प्रशिक्षण केंद्र आईएएस का सरकार चलाएगी। ठीक है। और अगर कोई उद्योग है तो उसमें उद्योगपति प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे अपना। ठीक है। यहाँ पर दोनों तरह के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर प्लस पॉइंट इसका ये है कि कार्य स्थल पर कोई भी ट्रेनिंग की वजह से कोई भी बाधा नहीं होती। हाँ, इसका नुकसान ये है कि कर्मचारियों को आपने अपॉइंट भी कर लिया है। अपॉइंट किया आपने इसलिए था क्योंकि उनकी शॉर्टेज थी, और अपॉइंट करने के बावजूद भी आप उनकी सैलरी भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वह व्यक्ति आपको काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये इसका एक नुकसान है। फायदा ये है कि इसमें कार्यस्थल पर कोई बाधा नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्टली काम करने पहुंचते नहीं है। तीसरा पॉइंट, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। पर्यवेक्षक माने होता है सुपरवाइजर। देखिए जो बहुत छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं, मैकेनिक कह लीजिए, ठीक है, या लोअर लेवल के, लोएस्ट लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, मजदूर कह लीजिए, उन मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया जाता। उनको प्रशिक्षण उनके सुपरवाइजर्स देते हैं। ठीक है। जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं इनको प्रशिक्षु भी बोलते हैं और प्रशिक्षणार्थी बोलते हैं। विद्यार्थी होता है ना, जैसे प्रशिक्षणार्थी बना दिया, प्रशिक्षु भी है, प्रशिक्षणार्थी भी है। ट्रेनिंग अंग्रेजी में शब्द ट्रेनिंग है। इनको अधिकारियों से परिचित होने का अवसर मिलता है प्रशिक्षण में। यानी इनके सुपरवाइजर, इनका डायरेक्ट सुपरवाइजर कौन है, डायरेक्ट सीनियर कौन है, ये इस ट्रेनिंग के जरिए जान पाते हैं। और
पर्यवेक्षक जो है उन्हें भी अपने जो ट्रेनी होते हैं उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, और उनमें क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, संभावनाएं क्या है, मतलब क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है, आगे वो अभी वो जिस रूप में है लेकिन आगे वो किस काम में अच्छे हो सकते हैं, ये देख करके पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर उन्हें उसी चीज का प्रशिक्षण देता है जिसमें बहुत अच्छा करने की उसमें संभावनाएं होती है, प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं बच्चों यंत्रों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आधुनिक विधि है प्रशिक्षण की। यंत्रों का प्रयोग अब बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर होने लगा है प्रशिक्षण के लिए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या होता होगा, क्या रोबोट सिखाते हैं? तो रोबोट नहीं सिखाते हैं, सिस्टम है। जैसे सॉफ्टवेयर्स बना दिए गए, उन सॉफ्टवेयर्स में एक एक करके हर तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हर तरह की सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है। ये सॉफ्टवेयर्स जो एम्प्लॉइज होंगे उन्हें प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर को उन्हें अच्छे से लिखना होता है। आपने पूरा प्रोग्राम कह सकते हैं, डीवीडीज के जरिए सिखाया जा सकता है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर के जरिए सिखाया जा सकता है, वीडियो लेक्चर्स के जरिए भी सिखाया जा सकता है जो पहले से बनाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, अगर कोई लाइव क्लास हो रही है तो वो यंत्रों द्वारा प्रशिक्षण में नहीं आएगा, वो तो डायरेक्ट प्रशिक्षण हो रहा है। लेकिन अगर कोई वीडियो बना लिया गया है पहले से और वो अगर लोगों को, कर्मचारियों को सिर्फ वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। ये सब लोग Yes, sir. Yes, sir. पांचवा Yes, sir. पॉइंट है उद्योग प्रशिक्षण। वर्तमान समय में उद्योग में प्रशिक्षण देने का ढंग अत्यधिक लोकप्रिय है। इसमें क्या होगा, उद्योग में कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुरूप, मतलब सॉरी, उद्योग में जो उद्योग की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें इन्होंने जो ये बता दिया है आपको, तो एक कैटेगरी के रूप में इन्होंने लिखना था इसलिए लिख दिया है बच्चों। इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं। ऊपर के जो दिए गए तरीके हैं ये यही तरीके हैं। उद्योग में भी इनमें से संबंधित अधिकतर तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे उद्योग में हो सकता है कि प्रशिक्षकों द्वारा, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कराया जा रहा हो सकता है कि उद्योग में प्रशिक्षण केंद्र पहले जो बनाया गया वहां पर ट्रेनिंग हो रही हो और फिर फैक्ट्री में आकर के भी ट्रेनिंग हो रही हो, यंत्रों के माध्यम से भी ट्रेनिंग हो रही हो। तो ये कोई अलग से तरीका नहीं है प्रशिक्षण का, लेकिन लिख दिया गया है। आप भी चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि उद्योगों में ऊपर पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में बताए गए प्रशिक्षण तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। अगर आप में से किसी को कुछ और पूछना है जो टॉपिक अभी बताए हैं इनमें से रिलेटेड, पहले विधियों की ही बात कर लेते हैं। इनमें किसी को कुछ पूछना है या कोई आपको अपनी बात कहनी हो तो कह सकते हैं। सर, 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 इन हेडिंग्स की आप इंग्लिश भी लिखवा दिया करिए। बच्चा बोलता हूँ, लिखने का काम आप पेन हाथ में रखा करिए। जब कभी भी मैं बोलूं सर, तो जैसे आप लिख लीजिए। कभी अगर मैं बोलना मेरे से छूट गया, जैसे मैंने इसका बोल दिया था कार्य पर प्रशिक्षण, ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अगर किसी का छूट गया तो कोशिश करूंगा, आपने अच्छा सजेशन दिया है, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं यस आपसे सर, कह दूं कि आप लिख लीजिए। लेकिन अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी लिख ले, ये आपका भी अपना दायित्व है। प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग आर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, पर्यवेक्षकों द्वारा सर बाकी प्रशिक्षण लिखा है। यानी कि ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स, बाय सुपरवाइजर, यंत्रों द्वारा प्रशिक्षण, इसका मतलब होगा ट्रेनिंग बाय डिवाइसेस, ट्रेनिंग बाय डिवाइसेस या डिवाइस, डिवाइसेस। हाँ डिवाइस ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसे। ट्रेनिंग बाय डिवाइसेस, ये ट्रेनिंग थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, यस डिवाइस सर, यहाँ पे ज्यादा सही शब्द आएगा। वैसे यंत्र के लिए इंस्ट्रूमेंट सही शब्द होता है, लेकिन यंत्र का मतलब यहाँ पर डिवाइस है। उद्योग में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ऑन इंडस्ट्री,
ठीक है, इसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोला जा सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब वही है कि व्यक्ति को पहले ट्रेनिंग दे दी जाएगी, फिर उसको कार्य के लिए भेजा जाएगा। इसमें समझ लीजिएगा मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले थ्योरी सिखाई जाएगी सुपरवाइजर्स के द्वारा। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ध्यान रखिएगा बच्चों, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग होती है। सुपरवाइजर पहले थ्योरी बताएगा, फिर उनसे कहेगा कि ये काम आपको करना है, उन्हें करते हुए उसे वो सुपरवाइज करेगा, यानी कि देखेगा। अगर किसी कर्मचारी का कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है तो वहीं जा करके वो उसे करेक्ट कर देगा। तो ये कार्य करते हुए उसे सिखाना है, इसी को हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, इसमें बहुत अंतर नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रीज में जो बड़े लेवल के कर्मचारी होते हैं उनमें हम दूसरे तरीकों का भी उपयोग करते हैं, जैसे यंत्रों द्वारा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण। ठीक, सेवी वर्गीय पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, ट्रेनिंग के जरिए आप जानते हैं लंबे समय तक कर्मचारियों को नॉलेज मिलता है, स्किल्स मिलती है, अनुभव मिलता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। तो ओवरऑल ये सब बढ़ जाए जिस भी व्यक्ति में, तो हम कहेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की अगर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो हम उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। ये व्यक्ति हमारे कर्मचारी है, तो इन्हें कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द एम्प्लॉय आता है और दूसरा एक शब्द आता है पर्सोनल। इसमें आप पर्सनल से अलग स्पेलिंग देख पा रहे होंगे। पर्सनल में एक एन होता है और यहाँ पे डबल एन होता है, ठीक है। और ये ए हो गया है, गलती से इसे ई कर दीजिए। पर्सनल होता है NEN, ए की जगह क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे पर्सनल, उच्चारण समझिएगा, सो ने, पर्सनल। लेकिन बहुत ज्यादा उच्चारण से खींच के नहीं बोलते, पर्सनल डेवलपमेंट ऐसा बोला जाता है। इसमें कर्मचारी आपने इतना जाना, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो कर्मचारी की ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी होती है, तो हमारे कर्मचारियों का भी विकास होता है। ट्रेनिंग कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगातार कर्मचारी सीखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर हो चुकी होती है तो वह ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते रहते हैं। बीच बीच में मीटिंग्स होती है। अगर मीटिंग में कर्मचारियों को कुछ सिखाया जा रहा है तो हर वो मीटिंग ट्रेनिंग का ही हिस्सा है जिसमें कुछ नया सिखाया जा रहा है। ठीक, तो इसे हम जानेंगे बाद में, आज रहने देते हैं। प्रशिक्षण विधियों में किसी बच्चे को कुछ और कहना है? इसमें एक तरीका इन्होंने बच्चों बताया नहीं है, आप लिख लीजिए मेरी तरफ से, पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, VESTI, फिर BULE, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का हिंदी अभी मुझे शायद याद आ जाएगा, बता दूंगा, लेकिन अर्थ बता देता हूँ। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है कि आप कर्मचारियों को रियल लाइफ में बगैर ट्रेनिंग के भेज नहीं सकते, क्योंकि रियल लाइफ में खतरा बहुत ज्यादा होता है। आप उन्हें रियल लाइफ लाइक सिचुएशन बनाते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आप क्या करते हैं कि आप एक सेट तैयार करते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ लुक देते हैं उस पूरी सेट को, और आप जो है वैसा ही माहौल देते हैं कि जैसा रियल लाइफ में आने वाला है, लेकिन ये रियल होता नहीं है। ये रियल लाइफ लाइक सिचुएशन क्रिएट की जाती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में। इसका उदाहरण होता है मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग जब होती है तो उसमें कुछ सैनिक ही आतंकवादी बनते हैं, वो अटैक करते हैं, और कुछ सैनिक डिफेंड करते हैं, और बाकायदा लड़ाई होती है उनमें। इसे द्वंद्व युद्ध कहा जा सकता है। द्वंद्व युद्ध में मतलब लड़ाई लगने जैसा
जिसे बोलते हैं कि दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को मारने के लिए नहीं लड़ते, सिर्फ अभ्यास के लिए लड़ते हैं। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग में हम रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसमें हम कर्मचारियों को रियल अनुभव हो सके इसके लिए उन्हें ले जाते हैं। बहुत रिस्की और बहुत टेक्निकल नॉलेज वाले जो प्रशिक्षण होते हैं वहाँ ऐसा अपनाया जाता है। तो इंडस्ट्री में, बिजनेस में चूंकि ऐसा कम ही होता है, इसीलिए चूंकि हम यहाँ बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए संभवतः ये आपके सिलेबस का हिस्सा रखा नहीं गया। मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समय था इसलिए मैंने आपको बताया। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग मिलिट्री में होगा, पुलिस ट्रेनिंग में होगा, नौसेना में होगा। आप देखिए अक्सर सुनते हैं नौसेना का अभ्यास, और अभ्यास करती है भारत की सेना अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो उसमें क्या होता है, आपस में वो लड़ते हैं, लेकिन लड़ते भी कैसे हैं? दुश्मन की तरह नहीं, प्रतिद्वंदी की तरह, दोस्त की तरह अभ्यास करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सैन्य अभ्यास का Yes, मतलब ये नहीं कि आपस में वो लड़ रहे होंगे, लेकिन दिखेंगे लड़ते हुए, लेकिन वो एक दूसरे की ताकत को चेक कर रहे होते हैं अगर किसी का नुकसान किया। ओके, एक दूसरे की क्षमता का प्रदर्शन होगा। जैसे कराटे वगैरह होता है ना, तो उसमें भी यही होता है। अगर किसी ने ट्रेनिंग ले ली है तो फिर रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की जाती है। मतलब जैसे अगर आप कहीं पे फाइट करने के लिए जाएंगे तो कैसे करेंगे? तो फिर अखाड़े में उतारा जाएगा, अखाड़ा बनाया जाएगा, सब कुछ वैसे ही किया जाएगा जैसे रियल लाइफ। तो अगर कहीं पे कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है तो वहां पर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अपनाई जाती है। जहाँ रिस्क बहुत होता है वर्क प्लेस पे, तो वहां पर भी इसे अपनाया जाता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मैं इसे देख लूंगा, अभी टर्म इसका याद नहीं हो रहा है। ठीक 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 वर्ड अगर आप लिख